31 मई 2009 में एयर फ्रांस 447 अचानक एटीसी रडार से गायब हो जाती है। ना कोई सिग्नल, ना कोई मैसेज, ना कोई डैमेज की रिपोर्ट पाया गया था। अचानक ये प्लेन कहाँ गायब हो गया? आखिर क्या हुआ था इस प्लेन के साथ? सालों भर ये एक रहस्यमय घटना होकर रहा था, लेकिन 3 साल बाद हुआ इस रहस्यमय घटना से पर्दाफाश। आइए एक उड़ान भरते हैं गेट रेडी टू फ्लाई चैनल के साथ और जानते हैं एयर फ्रांस 447 की रहस्यमय घटना को। 31 मई 2009 को ब्राजील के एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट से एयर फ्रांस 447 फ्लाइट रात के 10:30 में पेरिस के लिए रवाना होते हैं। इस प्लेन में 224 लोग थे। ब्राजील से पेरिस जाने में समय लगते हैं 10 से 12 घंटे, लेकिन ये प्लेन उस जर्नी को सक्सेसफुली कंप्लीट नहीं कर पाए। लगभग 3 घंटे प्लेन उड़ने के बाद जब प्लेन बीच समंदर के पास आ गया था, तब अचानक प्लेन की एटीसी से कांटेक्ट टूट जाता है। समंदर में ये होना नॉर्मल है। लगभग हर प्लेन समंदर के इस टाइम में एटीसी की रेंज से बाहर चला जाता है, लेकिन समंदर के उस पार में सेनेगल एटीसी भी प्लेन के साथ कांटेक्ट नहीं कर पा रहा था। इस समय एटीसी के पास प्रतीक्षा करने के अलावा कोई भी चारा नहीं था। एटीसी प्रतीक्षा कर रहे थे कि प्लेन कब रेंज के अंदर आएंगे, लेकिन टाइम गुजरता गया बट प्लेन के साथ एटीसी की कोई भी कांटेक्ट नहीं हो रहा था। उसके बाद नेक्स्ट डे सुबह होते ही फाइटर प्लेन को उस जगह पे भेजा गया जहां उस प्लेन की लास्ट सिग्नल पाया गया था। वहां जाने के बाद पाया गया था उस प्लेन के कुछ टुकड़े। एयर फ्रांस 447 रहस्यमय तरीके से तबाह हो चुका था। कोई भी जान नहीं पा रहा था इस प्लेन की क्रैश होने की वजह को। इस घटना को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए 2 टीमों को सिलेक्ट किया गया था। एक टीम को ब्लैक बॉक्स ढूंढने के लिए और दूसरी टीम को प्लेन में रहने वाले लाशों को ढूंढने के लिए। हर दिन लाशों को ढूंढ के उनकी फैमिली को दिया जा रहा था, लेकिन उन लाशों की हालत इतने खराब थे कि उनकी फैमिली ही उन्हें पहचान नहीं पा रहा था। करीब 16 दिन ढूंढने के बाद 224 में से सिर्फ 50 लोगों की लाश पाया गया था और बाकी सारे लाशों के साथ प्लेन ब्लैक बॉक्स भी समंदर के बीच में कहीं खो जाता है। दूसरे तरफ ब्लैक बॉक्स को ढूंढने के लिए समंदर के बीच में न्यूक्लियर सबमरीन को यूज किया जा रहा था। यह सबमरीन ब्लैक बॉक्स से निकलने वाली अल्ट्रासोनिक साउंड सिग्नल को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। प्लेन में रहने वाली ब्लैक बॉक्स सिर्फ 30 दिन तक सिग्नल दे सकता है, लेकिन 12 महीने तक ढूंढने के बाद भी ब्लैक बॉक्स की कोई भी खोज नहीं मिला था। फिर 3 साल बाद 3 अप्रैल 2012 को एक प्राइवेट टीम WHOI ने चमत्कार कर दिखाया। वो अपने टेक्नोलॉजी के द्वारा सिर्फ 30 दिन के अंदर ब्लैक बॉक्स को ढूंढ के निकाला। वो लोग समंदर के अंदर ऑटोमेटिक सबमरीन भेजे थे जिनको रिमोट द्वारा कंट्रोल किया जा सकता था। इन ऑटोमेटिक सबमरीन की खास बात यह था कि ये समंदर को स्कैन करके एक मैप बना सकते थे और उसके बाद स्कैन किया गया तस्वीर से उस प्लेन के कुछ टुकड़े देखे गए। तुरंत ही वहां पर एक टीम को भेजा गया। कुछ देर ढूंढने के बाद फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर को रिकवर किया गया। इन्वेस्टिगेशन के बाद ये घटना सबको चौंका दिया था। आइए जानते हैं कि आखिर हुआ क्या था। घटना शुरू हुआ था प्लेन उड़ने के 3 घंटे के बाद। जब प्लेन से कोई भी कांटेक्ट नहीं हो रहा था, तब पेरिस के एटीसी भी सोच रहे थे कि कुछ देर बाद कांटेक्ट हो जाएंगे, लेकिन फ्लाइट 447 एक तूफान के बीच में फंस चुका था। प्लेन में वेदर रेडर भी होता है जिनसे वेदर की रिपोर्ट जाना जा सकता है, लेकिन खराब वेदर से वो प्लेन को निकाल नहीं सकते, जिसकी वजह से खराब वेदर में भी प्लेन आगे बढ़ते गए। क्योंकि प्लेन एक कार नहीं है जिनको ब्रेक मार के रोक दिया जाए या यूटर्न लेके वापस ले आया जाए। वो अगर तूफान के बीच में घुस जाता है तो उसके बाद कुछ भी नहीं किया जा सकता। रेडर पहले से ही पायलट को समझा देता है कि आगे वेदर ठीक नहीं है, लेकिन तब तक बहुत ही देर हो चुका था। प्लेन तूफान के अंदर घुस चुके थे और कुछ देर बाद बर्फ गिरने की साउंड आने लगे जो प्लेन से टकरा रहे थे। इस प्लेन को और भी 10 घंटे जर्नी करना था। सबसे एक्सपीरियंस पायलट जो थे वो ऑलरेडी 3 घंटे प्लेन को चला चुके थे, इसलिए वो रेस्ट लेने चले गए थे। अब इस प्लेन को को पायलट कंट्रोल कर रहे थे। एक तो रात की वक्त और उसके ऊपर तेज तूफान और बर्फ गिरने की साउंड से को पायलट बहुत ही घबरा चुके थे। बट अभी भी घबराने लायक कुछ भी नहीं था, क्योंकि अभी भी प्लेन की ऑटो पायलट चालू था।
जब तक प्लेन की ऑटो पायलट ठीक है तब तक ये तूफान में भी प्लेन को अच्छे से कंट्रोल कर सकता है। यहाँ पर बर्फ की टुकड़े प्लेन की पीटर ट्यूब को यानी सारे सेंसरों को फ्रीज कर दे रहे थे। हवा की रफ्तार कितनी तेज है, प्लेन की नोज की पोजीशन क्या है, प्लेन की एल्टीट्यूड क्या है, ये सारे चीजें जानने की सेंसर फ्रीज हो जा रहा था। प्लेन की ऑटो पायलट काम करता है इन्हीं सारे सेंसरों की वजह से, लेकिन वो सारे सेंसर खराब होने की वजह से ऑटो पायलट भी काम करना बंद कर देता है। अब तक ऑटो पायलट में प्लेन स्टेबल तरीके से उड़ रहे थे, बट ऑटो पायलट काम ना करने की वजह से प्लेन लेफ्ट साइड में रोल करने लगे। को पायलट तुरंत ही प्लेन को मैनुअल कंट्रोल में ले लेता है और प्लेन को सीधा करने के लिए साइड स्टिक को रेडर की तरफ घुमा देता है। इसके बाद प्लेन कभी लेफ्ट तो कभी राइट की तरफ घूमने लगता है। को पायलट प्लेन को स्टेबल करने की कोशिश किए जा रहा था। ऐसे ही 5 से 10 मिनट गुजर जाता है। इसके बाद को पायलट सबसे बड़ा भूल करता है, साइड स्टिक को पीछे की तरफ खींच के और प्लेन की नोज को ऊपर की तरफ करके, जिसकी वजह से प्लेन की एल्टीट्यूड बढ़ने लगता है। जब भी किसी प्लेन की एल्टीट्यूड बढ़ाना होता है तब उस प्लेन को लगभग 2000 से 3000 पर मिनट की स्पीड में ऊपर की तरफ ले जाना पड़ता है, लेकिन फ्लाइट 447 7000 पर मिनट की स्पीड में ऊपर की ओर उड़ रहे थे। प्लेन की एंगल बढ़कर 30 डिग्री हो चुका था और यही था मुश्किल घड़ी की पहला धाप। प्लेन की नोज ऊपर की ओर होने की वजह से प्लेन की विंग्स से लिफ्ट पाना बंद हो चुका था, जिसकी वजह से प्लेन की स्पीड कम होने लगे। पायलट समझ चुका था कि प्लेन अब उनकी कंट्रोल में नहीं है। यहाँ पर दूसरे पायलट को प्लेन को कंट्रोल करने के लिए कहा जाता है। अब यहाँ पर वो पायलट प्लेन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने को पायलट की तरफ भूल नहीं की, बल्कि एक सही डिसीजन लिया और प्लेन की नोज को डाउन करने के लिए साइड स्टिक को डाउन करने लगे। लेकिन अभी भी को पायलट साइड स्टिक को पीछे की तरफ खींच के रखे थे। दो पायलट दो तरीके से साइड स्टिक को खींच रहा था, इसीलिए प्लेन की कंप्यूटर कंफ्यूज हो चुके थे, जिसकी वजह से प्लेन एकदम ही कंट्रोल में नहीं आ रहा था। धीरे धीरे प्लेन की स्पीड भी बहुत ही कम होने लगे। अगर दोनों पायलट एक बार भी एक दूसरे के तरफ देखते या दोनों डिस्कस करके प्लेन को कंट्रोल करते तो शायद 224 लोग बच जाते। प्लेन की स्पीड कम होने लगे और लिफ्ट ना पाने की वजह से वो प्लेन पत्थर की तरह नीचे गिरने लगे। ठीक उसी समय कॉकपिट में आते हैं प्लेन की कैप्टन, बट तब तक बहुत ही देर हो चुका था। वो देखते हैं स्टॉल अलार्म कभी ऑफ तो कभी ऑन हो रहा है। बीच बीच में प्लेन की सेंसर भी ऑन हो रहा था और समझाने की कोशिश कर रहा था कि प्लेन अब स्टॉल कंडीशन में आ चुका है। इस कंडीशन में प्लेन की कैप्टन के पास एक उपाय था, प्लेन की नोज को नीचे की ओर लाना। इस समय प्लेन की एंगल 40 डिग्री हो चुका था। कैप्टन आने के बाद को पायलट की गलती को अपने आंखों से देखता है और वो चौंक जाता है कि को पायलट साइड स्टिक को नीचे की तरफ खींच रखा है और इसीलिए ही प्लेन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो रहा है। बट को पायलट अपनी भूल समझते समझते बहुत ही देर हो चुका था। प्लेन पत्थर की तरह नीचे आ रहा था और ग्राउंड वार्निंग अलार्म बजना शुरू हो गया था, यानी आखिरी अलार्म। ये अलार्म तभी बजता है जब प्लेन धरती के बहुत ही नज़दीक आ जाता है। ये संकेत दे रहे थे कि प्लेन को ऊपर की तरफ ले जाओ, वरना ये प्लेन धरती से टकरा जाएंगे। बट तब करने लायक बाकी कुछ भी नहीं था। कुछ ही समय बाद ये प्लेन समंदर के पानी के अंदर जोर से गिरता है। अब सब कुछ खत्म हो चुका था। 224 लोग उस पानी के अंदर समा चुका था। दूसरे तरफ सारे पायलट को एक शिक्षा मिला कि कैसे इन परिस्थितियों से बाहर निकला जाए। तो क्या इस हादसे से बाहर निकला नहीं जा सकता था? जी हाँ, जा सकता था। अगर प्लेन ऑटो पायलट में है तो वो सारे सेंसर पता लगाकर प्लेन को तूफान के डायरेक्शन में जाने नहीं देगा। लेकिन अगर प्लेन तूफान के अंदर चला जाए तो उस प्लेन को वैसे ही उड़ने देना चाहिए, चाहे प्लेन जितना भी हिले। पायलट को प्लेन स्टेबल रखने के ऊपर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। तूफान के बीच में डायरेक्शन चेंज करना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी वाली काम है, क्योंकि प्रकृति की जो हवा है प्लेन उसी की बदौलत उड़ता है। अगर तूफान के बीच में डायरेक्शन चेंज करने की कोशिश करता है तभी वो गड़बड़ होता है। चाहे जो भी हो जाए,
प्लेन की सेंसर काम करना बंद कर दे, ऑटो पायलट चाहे काम करना बंद कर दे, प्लेन को स्टेबल तरीके से एक ही दिशा में उड़ने देना चाहिए। कभी ना कभी प्लेन उस तूफान को चीर के बाहर तो निकलेगा, है ना। शायद ये वीडियो आप लोगों को बहुत ही पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो मुझे सपोर्ट करने के लिए एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए टाटा।